Hello everyone. So we'll continue with our previous year question series, and this will be the set from CAT 2022 paper, set number 22. So we'll look at the question now. Okay. So the question says P, Q, R, and S participated in a tournament comprising of 8 rounds. In each round, they formed two pairs, with each of them being in exactly one pair. The only restriction in the pairing was that the pairs would change in successive rounds. इसका मतलब क्या है? For example, if P formed a pair with Q in the first round, then he would have to form a pair with R or S in the second round. He would be free to pair with Q again in the third round. मतलब P, Q, R, S हमारे पास चार हैं. P, Q, R, N, S चार हैं. तो पहले राउंड में अगर P और Q ने पेयर बनाया है, तो दूसरे राउंड में P या फिर तो R के साथ बनाएगा या फिर S के साथ बनाएगा. एंड थर्ड राउंड में अगेन वो Q के साथ बना सकता है. इसका मतलब ये है. ठीक है. तब आगे देखते हैं. He would in each round, each pair will decide whether to play the game in that round or not. If they decide not to play, then no money was exchanged between them. If they decided to play, they had to bet either rupees 1 or 2 in that round. For example, if they choose to bet 2, then the player winning the game got 2 from the one losing the game. मतलब P और Q का ये पेयर है, तो हर एक राउंड में 8 राउंड्स है हमारे पास. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 राउंड्स हैं, तो हर एक राउंड में each pair will decide whether they want to play or not. एंड आफ्टर प्लेइंग, लेट्स से अगर उन्होंने 2 रुपए बेट किए हैं और क्यू हार गया, तो क्यू अपने 2 रुपए पी को दे देगा. ठीक है, ऐसे गेम चल रहा है. ओके. ठीक है. दिस इज आर. At the beginning of the round, the players had rupees 10 each. The following table shows partial information about the amounts that the player had at the end of the 8 rounds. It shows it shows every time the player had rupees 10 at the end of the round, as well as every time at the end of the round the player had either minimum or maximum amount that he would have across the 8 rounds. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है. इसका मतलब क्या है कि ये जो टेबल है उसमें हर एक बार जब एक प्लेयर के पास 10 रुपए हैं वो दिखा रहा है, और हर एक प्लेयर का इंडिविजुअली मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट उसके पास जब है वो दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या कह रहा है? सुरेश हैड रुपीज 10 एट द एंड ऑफ राउंड्स 1, 3 and 5. 1, 3 and 8, सॉरी. ठीक है. तो 1, 3 and 8 के पास उसके पास रुपीज 10 थे, एंड नॉट आफ्टर एनी ऑफ द अदर राउंड्स. द मैक्सिमम अमाउंट दैट ही हैड of at the end of any round was rupees 13, which was at the end of round 5. And the minimum amount he had at the end of any round was rupees 8, which was at the end of round 2. At the end of all other rounds, he must have either 9, 11 or 12, because minimum उसके पास 8 है, मैक्सिमम उसके पास 13 है. जहां जहां पे 10 है वो उसने बता ही दिया, तो बचे कौन से? 9, 11 और 12. बचे हुए जो एम्प्टी स्पेसेस है उसमें या पे तो 9 होगा या फिर 11 होगा या 12 होगा. तो सिमिलरली हमें पता है कि अब ये टेबल की जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन हम भर लेते हैं. हमें पता है फर्स्ट राउंड के एंड में कासिम के पास है 8, आर के पास है 10, एस के पास भी है 10. सिमिलरली राउंड 2 के एंड में यहाँ पे एक लाइंस बना देते हैं थोड़ी डिस्टिंग्विशिंग. ठीक है. राउंड 2 के एंड में पी के पास है 13, क्यू के पास है 10, एस के पास है 8. सिमिलरली राउंड 3 में एच के पास है 10, बाकी का हमें पता नहीं है. राउंड 4 में हमें किसी का नहीं पता है. राउंड 5 में 10, 10, 13. ठीक है. राउंड 6 में किसी का नहीं पता है. राउंड 7 में 12, 14, सॉरी 4. ठीक है. एंड देन राउंड 8 में 13 and 10. ये हमें डेटा गिवन है. ठीक है. It is also known that P and Q had the same amount of money with them at the end of round 4. तो let us assume कि उनके पास X और X है दोनों के पास.
ठीक है, एट द एंड ऑफ राउंड 4 दोनों के पास सेम है। अब हमें बाकी डेटा फिल करना है, सो हाउ विल वी डू दैट? ठीक है, वी नो दैट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग हर एक प्लेयर्स के पास कितना है? हर एक प्लेयर्स के पास बिगनिंग में कितना है? 10। तो राउंड 0 जो है उसमें कितना है सबके पास? 10, 10, 10, 10, इतना पता है अपने को, ठीक है। एंड हमें सिमिलरली हर एक जो प्लेयर है, जैसे हमें पता है कि फॉर एग्जांपल एस एट द एंड ऑफ ऑल अदर राउंड्स कैन, ही कैन हैव इधर 9, 11 और 12। तो इसमें एस में 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, फिर 12 आ सकता है। सिमिलरली आर में क्या आएगा? आर में क्या क्या आ सकता है? वी नो दैट द मिनिमम इज 4, मैक्सिमम इज 10। तो हमें पता है बीच के 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी वैल्यूज आ सकते हैं आर के उसमें। क्यू में क्या आ सकती है? मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 12 है, और 10 की वैल्यूज गिवन है जहाँ जहाँ पे है। तो इसमें क्या आएगा? 9, 10 हो नहीं सकता, 11, 9 और 11 ये दो वैल्यूज आ सकती हैं क्यू में। सिमिलरली पी में मिनिमम इज 10, मैक्सिमम इज 13। तो बीच की वैल्यूज क्या बची? 11 एंड 12। दीज टू आर द वैल्यूज पी कैन टेक। एंड हमें पता है इनिशियली सब में कितना है? 0। ठीक है, सॉरी, इनिशियली राउंड 0 में सबके पास कितना है? 10। सो वी नो दैट इन ईच राउंड द प्लेयर्स आर प्लेइंग इन पेयर्स। तो यहाँ पर तो कोई एक खो रहा है, दूसरा एक जीत रहा है, कोई दो खो रहा है, दूसरा दो जीत रहा है, या फिर दोनों खेल ही नहीं रहे, तो ना कोई खेल रहा है ना कोई जीत रहा है, ना कोई खो रहा है ना कोई जीत रहा है, ठीक है। सो जो कांस्टेंट अमाउंट है दैट विल, जो इनिशियल अमाउंट है विच इज हाउ मच? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40, दैट विल रिमेन कांस्टेंट इन ईच राउंड। या फिर तो लोग खेलेंगे ही नहीं तो उनके पास 10 ही रहेगा, या फिर अगर किसी ने खेला है तो वो एक या दो खोएगा एंड दूसरा एक या दो जीतेगा। जितना एक खोएगा उतना ही दूसरा जीतेगा। सो जो सम ऑफ अमाउंट है विच इज 40, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट विल रिमेन कांस्टेंट इन ईच राउंड। तो सम ऑफ अमाउंट्स with each player in round 1 till round 8 will remain equal to 40। तो हमें पता है कि इधर कितना है? P के पास कितना होगा? अगर P प्लस Q प्लस R प्लस S 40 है तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10, 20, 28। तो बचा होगा कितना? ये P के पास राउंड 1 में कितना होगा? 12। सिमिलरली Q के जहां जहां पे भी तीन वैल्यूज गिवन है हम चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। Q का राउंड 2 में कितना हो जाएगा? इधर 13 है, इधर 10 है, इधर 8 है, तो बचा 40 में से हटाओ कितना बच जाएगा? 9। तो हमें पता है क्यू के पास, आर के पास राउंड 3 में 9 है, ठीक है। सिमिलरली हम राउंड 5 का निकाल सकते हैं आर का। कितना हो जाएगा? इसके पास 10 है, इसके पास 10 है, इसके पास 13 है, बचा कितना 40 में से? 7। सो ये तीन वैल्यूज हमें पता चल गई हैं कि ये सब वैल्यूज होंगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ राउंड्स, क्योंकि सम 40 है सबका, ठीक है। अब आगे कैसे पता लगाएंगे? इट इज गिवन दैट पी एंड क्यू had the same amount of money with them at the end of round 4। ये गिवन है तो हमने जो ये x और x माना है। अब p कौन सी वैल्यूज ले सकता है? 11 और 12। q कौन सी वैल्यूज ले सकता है? 9 एंड 11। सो कौन सी कॉमन वैल्यू है जो राउंड ऑफ 4 पे p और q ले सकते हैं? दैट विल बी 11। दोनों के पास 11 है, तो हमें पता है ये x क्या होगा? ये x हो जाएगा 11, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे 11। अब आगे कैसे करेंगे? अब अगर हम राउंड 4 को देखें तो हम राउंड 4 में देख रहे हैं p के पास 11 है, क्यू के पास भी 11 है, एंड राउंड 5 में पी के पास 10 हो गया, क्यू के पास भी 10 हो गया। तो मतलब दोनों में एक एक वैल्यू कम हुई है, मतलब एक एक लूज किया है दोनों पी और क्यू ने। एंड वी नो दैट ईच ऑफ देम इज प्लेइंग इन पेयर, ठीक है। हर एक ने पेयर्स में खेला है, फॉर्म टू पेयर्स विद ईच ऑफ देम बीइंग इन एग्जैक्टली वन पेयर। तो अगर पी और क्यू दोनों ने पेयर्स में एक एक कॉइन या फिर एक एक रुपी लूज किया है, तो आर और एस ने एक एक रुपी गेन किया होगा जो पी ने
लूज किया है वो, या फिर तो आर और एस ने गेन किया होगा। सिमिलरली जो क्यू ने लूज किया है, वो जो रिमेनिंग आर और एस में से दूसरा बचा उसने गेन किया होगा। तो अगर पी और क्यू दोनों ने लूज किया है 1-1, सो वी नो दैट आर एंड एस बोथ मस्ट हैव गेन्ड 1। सो इसका मतलब पहले जितना था उससे एक बढ़ गया होगा, तो पहले कितना होगा? अगर बाद में बढ़ के 7 हुआ है तो आर के पास पहले कितना था? 6। सिमिलरली एस के पास पहले कितना होगा? 12, क्योंकि एक एक बढ़ा है दोनों में। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया। अब आगे कैसे होगा? अब हम क्या देख सकते हैं? जो क्यू है उसका राउंड 5 के एंड में कितना है? 10। एंड राउंड 7 के एंड में कितना है? 12। तो राउंड 6 में we know that Q can either take 9 or 11. So which one will it take in round 6? We know that they can either choose to bet rupees 1 और रुपीज 2। तो मतलब वो एक या दो से ही प्लस माइनस हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है अगर वो ना खेलें तो। तो अगर राउंड 6 में Q takes the value of 9, can it becomes to 12 in round 7? प्लस 3 तो हो नहीं सकता। So the only possible value for Q in round 6 is 11. Similarly for round 8 भी वो -3 तो हो नहीं सकता है। So the only possible value for Q in round 8 is also 11. अब अगर हमने अगेन राउंड 8 में हमें तीन वैल्यूज पता चल गई, सो हम फोर्थ वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? बिकॉज सम उनका 40 होना चाहिए। सो वी हैव 13 प्लस 11 प्लस 10, हाउ मच? 34। बचा कितना? तो आर का राउंड 8 में क्या होगा? 6। इतना अपने को पता चल गया अभी तक। अब आगे कैसे कैलकुलेट होगा? अब अगर हम राउंड 7 और राउंड 8 को देखें, वी नो दैट आर गेन्ड 2 एंड क्यू लॉस्ट 1। अगर आर ने गेन किया है 2, तो कोई ऐसा होगा जिसने लूज किया है 2, क्योंकि तभी आर को 2 एक्स्ट्रा मिला है। अब कौन लूज कर सकता है 2? वी नो दैट अगर पी ने लूज किया है 2, तो उसको कितना होना पड़ता? 15, तभी वो लूज करके 13 हो पाता। बट कैन पी टेक द वैल्यू ऑफ 15? नो। द ओनली पॉसिबल वैल्यूज द पी कैन टेक आर 11 एंड 12। अगर एस ने लूज किया है 2, तो वो कितना होना चाहिए था? 12। कैन एस टेक द वैल्यू ऑफ 12? यस। तो द ओनली पॉसिबल प्लेयर हु इज लूजिंग 2 इन द 7th to 8th राउंड इज एस। तो वो हो जाएगा 12। उसने लूज करके कितना हो जाएगा? 10। सिमिलरली ए जो क्यू है उसने लूज किया है 1। अगर उसने लूज किया है 1, तो किसी ने गेन किया है। अब वो गेन करने वाला कौन है? पी। पी ने गेन करके 13 हुआ है, तो अगर उसने 1 गेन किया तो वो इनिशियली कितना होगा? 12। तो हमें 7th राउंड की डेटा भी पता चल गई है। अब आगे कैसे करेंगे? अब हमें पता है कासिम इन राउंड 3 कैन टेक इधर वैल्यूज 9 और 11। लेट्स से अगर उसने 9 ले लिया, तो इसका मतलब एक कम हुआ है। 10 से 9 हुआ है, एक कम, एक उसने लूज किया है। तो इधर आर, वी नो दैट एस ने 2 गेन किया है, सो क्यू एंड एस ने राउंड 3 तो साथ में नहीं खेला है। हाँ, बिकॉज अगर उसका एक कम होगा तो उसका एक ज्यादा बढ़ना चाहिए था, बट उसका 2 बढ़ रहा है। सो इधर आर ने खेला है या फिर पी ने खेला है क्यू के साथ। अगर उसका 9 है लेट्स से, तो एक कम हुआ है, तो आर का एक बढ़ेगा या फिर पी का एक बढ़ेगा। बट कैन पी इंक्रीज फ्रॉम 13? 14 हो नहीं सकता वो। सिमिलरली कैन आर इंक्रीज फ्रॉम 9? 10 हो नहीं सकता वो, बिकॉज द ओनली वैल्यूज इट कैन टेक इज 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो वी नो दैट फॉर क्यू 9 इज नॉट पॉसिबल है। सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर क्यू कैन बी 11, कि उसने एक गेन किया है। अगर उसने एक गेन किया है, तो किसी ने एक लूज किया होगा। एंड क्योंकि एस ने 2 गेन किया है, तो किसी ने 2 लूज किया होगा। राइट? तो हम केस 1 लेते हैं कि किसी ने 2 लूज किया है, तो ये केस 1 हो जाएगा। या फिर तो 2 लूज किया है 9 ने, और वो 7 हो गया है। और केस 2 हो जाएगा कि 2 लूज किया है, क्या बोलते हैं, 13 ने, एंड वो 11 हो गया है।
ठीक है, ये दो केस हो जाएंगे। एंड इन सेकेंड केस, रुक जाओ, पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर फर्स्ट केस में 9 ने 2 लूज किया है, तो 13 ने कितना लूज किया होगा? 13 ने 1 लूज किया होगा। 13 ने 1 लूज किया होगा, वो 12 हो गया होगा, क्योंकि क्यू ने 1 गेन किया है। ठीक है। एंड द सेकेंड केस इज कि 13 ने 2 लूज किया है, वो 11 हो गया है, और 9 ने 1 लूज करके वो 8 हो गया है। दीज आर द टू केसेस पॉसिबल, राइट? एंड हम देख रहे हैं कि the value of q, the amount with q is same in round 3 and 4. If the value with q is same in round 3 and 4, we know that कि q ने किसी एक बंदे के साथ पेयर अप किया था राउंड 4 में, एंड उन दोनों ने नहीं खेला, तभी q के पास वैल्यू सेम है। तो मतलब कोई ऐसा एक और बंदा होना चाहिए जिसके पास वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज उसने भी नहीं खेला होगा। अब वो हमें पता है s तो है नहीं, क्योंकि s की वैल्यू 10 से 12 हो गई है। सिमिलरली आर भी नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी वैल्यू आर 4, राउंड 4 में 6 है, एंड राउंड 3 में तो both possible values are 7 and 8 which are not equal to 6. So the only possible cases कि उसने पी के साथ पेयर अप किया होगा, एंड ये येलो वाला केस होगा, जबकि जब दोनों के पास 11 रहे होंगे और पी और क्यू ने नहीं खेला होगा। सो यही एक पॉसिबल केस है कि पी और क्यू ने राउंड 4 में पेयर अप किया है, एंड पी के पास 11 था राउंड 3 में, एंड क्यू के राउंड 4 में भी 11 रहा। सो वी नो दैट ब्लू वाला केस नहीं है पॉसिबल। वी नो दैट पी के पास भी राउंड 3 में 11 था, एंड राउंड 4 में भी 11 रहा। वी नो दैट येलो वाला केस इज द राइट केस। सो वी नो दैट पी के पास राउंड 3 में भी 11 था, एंड 2 डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 13, एंड आर के पास 8 रहा है, विच इज वन डिक्रीज फ्रॉम 9। वी नो दीज वैल्यूज। अब लास्ट राउंड रहता है हमारे पास, राउंड 6, उसकी वैल्यूज कैसे पता चलेंगी? अब अगर हम राउंड 6 एंड 7 को देखें, वी नो दैट क्यू का राउंड 6 टू 7 में एक कॉइन बढ़ा है, वो 11 टू 12 हो गया है। सो ऐसा कोई होगा जिसका एक कॉइन कम हुआ होगा फ्रॉम 6 टू 7, तभी क्यू का एक कॉइन बढ़ा है फ्रॉम 6 टू 7 राउंड। यानी वी नो दैट अगर क्यू का एक बढ़ा है तो किसी का एक कम हुआ है, राइट? सो अगर किसी का एक कम हुआ है, तो वो कौन सा होगा? हाउ कैन वी डिडक्ट, हाउ कैन वी डिड्यूस कि किसका कम हुआ है? कि उसका राउंड 6 में एक ज्यादा होना चाहिए था राउंड 7 से। क्या पी का राउंड 7 में अगर 12 है, तो राउंड 6 में 13 हो सकता है? नो, बिकॉज द ओनली वैल्यूज इट कैन टेक इज 11 एंड 12। सिमिलरली अगर एस का 12 है राउंड 7 में, उसका राउंड 6 में एक ज्यादा 13 हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज द ओनली वैल्यूज इट कैन टेक इज 9, 12 एंड 9, 11 एंड 12। द ओनली पॉसिबल वे इज कि एक ज्यादा आर का हो, विच इज 5, बिकॉज इट कैन टेक द वैल्यूज 5, 6, 7, 8 एंड 9, एंड उसका एक डिक्रीज हुआ है, एंड क्यू का एक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये ओनली पॉसिबल वैल्यूज है। अब बाकी दो का कैसे निकालेंगे? वी नो दैट द वैल्यू इट कैन पी कैन टेक इज इधर 11 एंड 12, एंड एस कैन टेक इधर द वैल्यूज 9, 11 एंड 12। ठीक है। So if we compare from round 5 and round 6, we can see that the value of q has increased by 1, and the value of r has decreased by 1. If the value of q has increased by 1, there will be one either from p and s which will be losing 1. अगर पी एन एस में से किसी एक का लूज होगा एक 1, तभी तो क्यू का बढ़ेगा। बट पी लूज 1? क्या वो 9 ले सकता है 10 से? नहीं। बट कैन एस लूज 1? यस, वो 12 जा सकता है। सो वी नो दैट एस विल लूज 1, देन ओनली क्यू कैन गेन 1। तो हमें पता है एस लूज 1 करके 12 हो जाएगा। सिमिलरली वी नो दैट आर इज लूजिंग 2, इट इज बिकमिंग फ्रॉम 7, इट इज बिकमिंग 5।
So if R is losing 2, P has to gain 2. It will become 12 from 10. So हमें सारी वैल्यूज टेबल की पता चल गई है. सो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. What best can be said about the amount of money that Ritesh had with him at the end of round 8? राउंड 8 के एंड में रितेश के पास कितना था? एग्जैक्टली 6. ठीक है, ये हमें पता चल गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What best can be said about the amount of money that Pulak had with him at the end of round 6? राउंड 6 के एंड में पी के पास कितना है? 12. ये रहा, यहाँ से दिख रहा है. सो इसका आंसर क्या है? एग्जैक्टली 12. इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मच मनी डिड रितेश हैव एट द एंड ऑफ राउंड 4? एंड ऑफ राउंड 4 में रितेश के पास कितना है? 6. वी कैन सी फ्रॉम हियर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड विद द बेट ऑफ रुपीज 2? तो हमें ये देखना है कि 2 के 2 की बेट में कितने गेम्स खेले गए थे. फ्रॉम हेयर वी कैन सी. अभी कैसे पता चलेगा? हमें देखना है कि कितनी बार पेयर्स में दो कम या फिर बड़ा, दो कम हुआ है या फिर दो बड़ा है. कितने पेयर्स में ऐसा हुआ है, उतने गेम्स होंगे. सो वी कैन सी पी का एक कम हुआ है, एक बड़ा है. सो इसने तो 2 की बेट नहीं ली है. वी कैन सी क्यू का 8 to 10 हुआ है. एंड सिमिलरली एस का 10 to 8 हुआ है. सो दिस इज वन गेम हेयर इन राउंड 1 and 2. पहली बात तो हमें राउंड 0 से राउंड 1 में भी देखना पड़ेगा. हमें पता है राउंड 0 में सबके पास 10, 10, 10, 10 है. आर और एस के पास तो 10, 10 ही रहे, तो इन दोनों मतलब इन दोनों ने नहीं खेला. क्यू के पास 8 हो गया 10 से. पी के पास 12 हो गया. तो एक गेम है राउंड 0 और राउंड 1 के बीच में, जहाँ पे 2 की बेट हुई है. सिमिलरली एक गेम हो गया राउंड 1 और 2 के बीच में, जहाँ पे क्यू और एस ने 2 की बेट लगाई है. सिमिलरली वीसीपी पी का 13 से 11 हो गया. एंड सिमिलरली क्यू का एस 8 से 10 हो गया. तो एक गेम इधर है जहाँ पे 2 की बेट्स लगाई गई है ₹2 की. तो 3 हो गए हैं अभी तक टोटल. राउंड 3 and 4 में हम देख रहे हैं कि 11, 11 रहा है. बट ये 8 से 6 हो गया एंड ये 10 से 12 हो गया, तो एक गेम इधर है. अब राउंड 5 में देख रहे हैं ये 11 से 10 हुआ है, ये 11 से 10 हुआ है, ये 6 से 7 हुआ है, 12 से 13 हुआ है. सब जगह एक एक का गैप है. इधर कोई भी गेम नहीं खेला गया है 2 के बेट का. 5 to 6 में 10 से 12 हो गया, ये 10 से 11 हुआ है, 7 से 5 हुआ है, 13 से 12 हुआ है. तो एक गेम इधर है बिटवीन पी एंड आर, जो 2 के बेट पे लगाई गई है. अगर राउंड राउंड 6 और 7 में देखें तो कहीं पे भी 2 का गैप नहीं है, तो यहाँ पे एक भी गेम नहीं खेला गया है विद 2 का बेट. अगर हम राउंड 7 और 8 के बीच में देखें तो ये 12 से 13 हुआ है, ये 12 से 11 हुआ है, ये 4 से 6 हुआ है, ये 12 से 10 हुआ है. तो एक गेम इधर है कि इन दो के बीच में, आर और एस के बीच में, विद द बेट ऑफ 2. तो टोटल कितने गेम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. वी नो दैट टोटल 6 गेम्स हैव बीन प्लेड विद अ बेट ऑफ ₹2. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग वॉज मेड इन राउंड 5? राउंड 5 में किस किस की पेयरिंग हुई थी? राउंड 5 में अगर हम देखें तो पी का एक कम हुआ है, क्यू का भी एक कम हुआ है, आर का एक बड़ा है एंड एस का एक बड़ा है. सो वी नो दैट पी और क्यू का एक कम हुआ है और आर और एस का एक बड़ा है. सो वी नो दैट इधर पी का आर के साथ हुआ है, या फिर पी का एस के साथ हुआ है, एंड क्यू का आर के साथ हुआ है, या फिर क्यू का एस के साथ हुआ है. सो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं क्या क्या? वी नो दैट इधर पी और आर की है, पी और आर हैं साथ में एंड क्यू और एस होंगे इस केस में, या फिर पी और एस हैं एंड क्यू और आर होंगे. ये दो पॉसिबल केस हैं पेयरिंग के. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा ये इनमें से कौन सा है? अब हमें पता है कि हर एक
यहाँ पे लिखा हुआ था इनिशियली में। ठीक है, वी हैव इनिशियली लिखा हुआ था कि द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज इन द पेयरिंग वाज द पेयर्स वुड चेंज इन सक्सेसिव राउंड्स। ठीक है, सक्सेसिव राउंड्स में पेयर्स चेंज होंगे। तो अगर हम राउंड 5 की बात करें तो हमें राउंड 4 में भी देखना पड़ेगा एंड राउंड 6 में भी देखना पड़ेगा। राउंड 4 में अगर हम देखें तो पेयर्स साथ में कौन कौन थे। वी नो दैट पी एंड क्यू डिड नॉट प्ले, क्योंकि दोनों के 11-11 थे इन राउंड 3 एंड 4। एंड आर एन एस, आर ने दो लूज किए हैं एंड एस ने दो गेन किए हैं। सो वी नो दैट इन R4 पी क्यू वॉज द पेयर। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। वी नो दैट इन R4 PQ was one pair and RS1 was pair, RS was one pair। तो अब इससे हमारी हेल्प हो रही है क्या? इससे हमारी हेल्प नहीं हो रही, बिकॉज अगर PQ एंड RS साथ में पेयर थे तो अब राउंड 5 में पी आर के साथ भी बना सकता है, पी एस के साथ भी बना सकता है। सो वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या पेयर्स थे। सो हम राउंड 6 में देखेंगे अब क्या था। राउंड 6 में वी नो दैट पी ने 2 गेन किया है एंड क्या बोलते हैं, क्यू ने एक गेन किया है। सिमिलरली क्यू ने 2 लूज किया है। सॉरी, पी ने, अगर हम राउंड 6 का देखें, राउंड 6 में पी ने 2 गेन किया है एंड आर ने 2 लूज किया है। सिमिलरली क्यू ने एक गेन किया है एंड एस ने एक लूज किया है। सो वी नो दैट इन R6 पी ने और आर ने साथ में पेयर बनाया होगा, बिकॉज दोनों में दो दो का गैप है। एंड बाकी कौन, क्यू और एस ने साथ में पेयर बनाया होगा, बिकॉज क्यू में एक का गेन है, एस में एक का लॉस है। वी नो दिस। सो R5 बीच में क्या हो सकता है, जो बीच वाला R5 है उसमें क्या पी और आर साथ में फिर से बना सकते हैं? नहीं, बिकॉज R6 में पी और आर ने साथ में बनाया है, तो R5 में कॉन्सिक्यूटिवली पी और आर साथ में नहीं बना सकते। सो ये वाला केस तो हट गया R5 के लिए। सो द ओनली पॉसिबल केस इज व्हाट, पी और एस ने बनाया हो साथ में और क्यू और आर ने साथ में बनाया हो पेयर। ये ओनली पॉसिबल केस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग वाज मेड इन R5? पी और आर तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। पी और क्यू भी पॉसिबल नहीं है। पी और एस ने बनाया है साथ में, ये आंसर राइट है। एंड लास्ट वाला क्या है, क्यू और एस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द आंसर इज व्हाट, सी। सो आई होप द फॉलोइंग set is clear to you. You can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on the following WhatsApp ID for any queries, or you can also mail us on the given ID on the screen. Thank you so much.